हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मरुस्थलीकरण के बारे में, यानी डेजर्टिफिकेशन। देखिए, अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं एफआरओ के, उसके रिज़ल्ट आने वाले हैं बहुत जल्दी। और जैसा कि आपको पता है कि एक्सपेक्टेड डेट्स जो हैं वो आपके अक्टूबर नवंबर में है, लास्ट ऑफ अक्टूबर और स्टार्टिंग ऑफ नवंबर। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। ये एनवायरमेंटल साइंस का जो चैप्टर्स चल रहा है, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस जो ऑप्शनल में रखने वाले हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में, उसका हम क्लास करवा रहे हैं आपको। और अभी जो है आपके लिए हर टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स आ चुके हैं और एक एक टॉपिक करके अब आने वाले हैं। तो आपका क्लास चालू हो चुका है जम के, ठीक है। नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ के थ्रू मैं प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स हमारा जो प्रिपेयर किया हुआ है सारा, ठीक है। तो आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। बताता चलूँ कि ये इस एग्ज़ाम के लिए तो खास है, लेकिन अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें इनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन। देखिए, मरुस्थलीकरण जो है आपका टॉपिक किस में है, तो एनवायरमेंटल साइंस के पेपर 2 में, जहाँ पे ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वहाँ पे एसिड रेन है, एल नीनो है, ठीक है। जो भी ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसमें से एक है डेजर्टिफिकेशन। क्यों? क्योंकि डेजर्टिफिकेशन भी एक ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू है। डेजर्टिफिकेशन अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कितना खतरनाक चीज़ है, ठीक है। मरुस्थलीकरण, देखिए आपको नाम से पता चल रहा होगा, मरुस्थल किसे कहते हैं? जो बिल्कुल बंजर ज़मीन होती है, कोई उपजाऊ नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल बेकार खाली ज़मीन, यानी लैंड की बर्बादी, ज़मीन की बर्बादी, जिसका कोई जो है उत्पादकता ना हो। देखिए, इसका अगर आप बाय डिफिनेशन जाइएगा ना, तो इसका डिफिनेशन बहुत ही व्यापक है। इसका डिफिनेशन यह है, अगर सिंपल शॉर्ट एक लाइन में मैं कह दूँ तो इसका डिफिनेशन ये है कि जो उपजाऊ ज़मीन है उसका धीरे धीरे मरुस्थल में बदल जाना, मरुस्थल में तब्दील हो जाना। किस कारण से? तो कारण उसमें दो तरह के हैं, प्राकृतिक भी है, मानव निर्मित भी कारण है। तो देखिए, इसका डिफिनेशन इन शॉर्ट क्या है कि उपजाऊ जमीन, उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में बदलना, ठीक है। मरुस्थल में बदलना को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं कहना आपको ये कहना है कि उपजाऊ भूमि का अनुपजाऊ हो जाना, ठीक है, अनुपजाऊ हो जाना, ठीक है। तो उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ कैसे कैसे होता है? तो एक तो मानव निर्मित कारण है, ठीक है, और एक कारण है प्राकृतिक कारण। लेकिन प्राकृतिक कारण से भी खतरनाक अभी बढ़ता जा रहा है मानव कारण, और मानव ही पूरे पर्यावरण को तबाह करने के लिए पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। यही सबसे बड़ा कारण है, मानव बिल्कुल अमानव हो गया है, ठीक है, इंसान रहा ही नहीं। तो देखिए कैसे क्या हो रहा है वो हम देखने वाले हैं। मरुस्थलीकरण का आपने डेफिनेशन समझ लिया कि उपजाऊ भूमि, कहीं भी भूमि उपजाऊ है, लेकिन कुछ ऐसे मानव निर्मित कारण हो रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, अम्लीकरण हो रहा है भूमि का, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन रिलेटेड, जो ह्यूमन इमर्जिंग ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण। अब औद्योगिक कचरा निकल रहा है, ठीक है, नदियों में बहा दिया जा रहा है, उसी नदी से सिंचाई हो रही है, तो खेत बर्बाद हो रहा है ना। मानव निर्मित कारण है जिससे उपजाऊ भूमि नष्ट हो रही है, ठीक है। प्राकृतिक कारण भी कुछ हैं, जैसे प्राकृतिक कारण में बाढ़ आता है, मरुस्थलीकरण में बाढ़ है, सूखा है, और इसके साथ ही साथ आपका जो ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह है, जिससे गैसेस निकलते हैं, कुछ वो खेत में जाकर के जमा हो जाते हैं जो उपजाऊ ज़मीन में, तो उससे बर्बाद होता है। लेकिन ये सब भी जो अभी हो रहा है व्यापक स्तर पर, उसका भी कारण मानव है। तो देखिए, इसको हम 3 फैक्टर्स में पढ़ लेते हैं ना। एक तो कारण क्या है, ठीक है, दूसरा क्या है प्रभाव, ठीक है, क्या प्रभाव है, और तीसरा हम पढ़ लेते हैं कि रोकने के उपाय क्या क्या हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को, अगर ये ग्लोबल जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज़ या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप पढ़ते हैं, तो 3 चीज़ रहता ही रहता है, कारण, प्रभाव, उपाय। ये इन 3 डायमेंशंस में आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं मेंस में, ठीक है, तो आंसर अच्छा बन जाता है। तो कारण क्या क्या है, पहला तो हम देख लेते हैं कारण क्या क्या है, ठीक है। बहुत सारे कारण हैं, जैसे औद्योगिकरण, ये कारण है ना, औद्योगिकरण। अब हम उद्योग बहुत ज़्यादा स्थापित हो रहे हैं, तो उद्योग जब स्थापित होगा ना, तो वहाँ से पॉल्यूशन होगा ही होगा,
ये इसका कोई काट नहीं है। वहाँ से पॉल्यूशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, जब कचरा निकलेगा, सॉलिड वेस्ट हो चाहे कोई भी वेस्ट हो, तो वो भूमि में जाएगा। अब देखिए जो औद्योगिक वेस्ट है वो जो औद्योगिक जो पाइप है उससे निकल करके, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में अगर है हो चाहे ठोस फॉर्म में, वो नदी में जाता है तो फिर नदी से ही सिंचाई होती है, ठीक है, अक्सर, या फिर कहीं भी जाएगा तो वो खेत को बर्बाद करेगा ही करेगा, ठीक है। इसका देखिए एक कारण कृषि भी है, ठीक है। कृषि में क्या, आप बोलिए कृषि कैसे है, तो कृषि में जो कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं, कीटनाशक, देखिए इसी में एक टॉपिक है परमानेंट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यानी पॉप्स, वो भी आपको पढ़ना है इसमें। तो पॉप्स क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये कीटनाशक से निकलता है। पॉप्स जो है ना दीर्घकालिक जो पॉल्यूटेंट्स है कार्बनिक, यानी वो वातावरण में बहुत देर तक रहते हैं और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था, स्टॉकहोम कन्वेंशन, वो पॉप्स को ही रोकने का उपाय था। ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये भी आपके एग्जामिनेशंस में एनवायरमेंटल साइंस में टॉपिक है। तो कीटनाशक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब क्या ज़मीन को कुछ पल के लिए फ़ायदा पहुँचाते हैं लेकिन हानि बहुत ज़्यादा पहुँचाते हैं, ठीक है। तो कीटनाशक, उर्वरक, उसके बाद में फिर है निर्वनीकरण यानी वनोन्मूलन, वनोन्मूलन, ठीक है। वनोन्मूलन क्या, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काट रहे हैं आप, तो काट के कहाँ जाइएगा, मरना तो आप ही को है, ठीक है। कहाँ जाइएगा, पेड़ को काटिएगा तो वो संकट आप पर ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये जो पेड़ है ये बहुत सारे इससे फ़ायदे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, साथ ही साथ ये वन ये जो पेड़ है ना ये लगा हुआ है तो ये मिट्टी को भी पकड़ के रहता है, ठीक है। यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, वनोन्मूलन से डिफॉरेस्टेशन का क्या रिलेशन है। देखिए वन जब आप काटिएगा ना तो मिट्टी की पकड़ ढीली होगी, यानी मिट्टी को पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। तो जब पानी का बहाव आएगा तो मिट्टी का कटाव होगा, और लैंड इरोजन जहाँ होगा, यानी जहाँ पर भी मृदा अपरदन होगा, तो मृदा की वो जो 10 और 20 इंच मोटी परत होती है वही काम की होती है खेती के लिए या फिर पेड़ पौधों के लिए। अगर वही जो है बारिश में बह जाएगा तो फिर आपके किसी काम का नहीं है मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पे वनोन्मूलन यानी वृक्ष कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन भी होगा, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारे इसके कारण हैं, शहरीकरण है, ठीक है, शहरीकरण, ठीक है। शहरीकरण जब होगा तो शहरीकरण में क्या होगा कि विस्तार हो रहा है, ठीक है, मकानों का विस्तार हो रहा है, तो इससे उपजाऊ भूमि की कमी हो रही है ना, उपजाऊ भूमि की कमी हो रही है, ठीक है। जबकि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार जो है जैसी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस हिसाब से आपको और बहुत ज़्यादा खेती लायक भूमि चाहिए, तब आप जो है खाद्य संबंधी समस्याओं को पूर्ति कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो ज़मीन खराब हो रहा है। और शहरीकरण हो गया, शहरीकरण के साथ ही साथ औद्योगिकरण मैंने बता दिया, ये औद्योगिकरण हो गया, कीटनाशक, कृषि एक हो गया, शहरीकरण हो गया, वनोन्मूलन हो गया, ये मेजर फैक्टर्स हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपदाएं भी हैं, ठीक है, आपदाएं जैसे बाढ़ हो गया, ठीक है, सूखा हो गया, इसमें सूखा, ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ से भी क्या है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो इससे मरुस्थलीकरण होता है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है। आप उसको जब हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसमें सारा मेंशन है, मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए क्या है मरुस्थलीकरण, ठीक है। इसका प्रभाव क्या क्या है, देखिए प्रभाव भी इसका बहुत ही व्यापक है। पहला तो ये है कि खेती लायक ज़मीन जो है वो बर्बाद हो रही है, ठीक है, भूमि बर्बादी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है ये। अगर भूमि बर्बाद हो जाएगा तो फिर बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। प्रभाव दूसरा क्या है कि खाद्य समस्याएं, खाना कहाँ से आएगा, खाने की आपूर्ति, चावल दाल ये सब की आपूर्ति कहाँ से होगी, भूमि ही नहीं रहेगा तो। डिफॉरेस्टेशन होगा तो खाद्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाएंगी पूरी दुनिया के सामने, बहुत ही गहरा आ जाएंगी ये संकट, ठीक है। इसका प्रभाव और क्या है, इसका प्रभाव ये है कि पौधों पर प्रभाव है, पेड़ पौधों पर, ठीक है, पेड़ पौधों पर प्रभाव। देखिए जब भूमि ही खराब हो जाएगा, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, भूमि उपजाऊ नहीं बचेगा, तो होगा क्या, जब ये सब हम इस्तेमाल करेंगे कीटनाशक वगैरह तो भूमि खराब होगा तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, फसलें नहीं उगेंगी, ठीक है। तो ये सब जो है इसके समस्याएं हैं, भूमि बर्बादी, खाद्य समस्याएं, पेड़ पौधों पर प्रभाव है। और देखिए मानव तो लास्ट में प्रभावित होगा ही, जब खाना ही नहीं मिलेगा तो खाता कौन है खाना, जानवर मवेशी जो है परेशानी से होंगे, आपका जो है
मानव इसमें लास्ट में प्रभावित हो गई होगा। अच्छा, इसका एक कारण और यहाँ पर आप लिख लें, अति चराई, ठीक है ना, अति चराई। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, वो मेंशन कर दूंगा मैं, नोट्स में रहेगा, ठीक है। अति चराई यानी बहुत ज़्यादा जब चराई होता है जानवरों के द्वारा, तो वहाँ पर भी वन ख़त्म होते हैं, झाड़ियाँ ख़त्म होती हैं, जिससे फिर क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन की नौबत आ जाती है, ठीक है। तो इसका प्रभाव और क्या है, जैसे इसका प्रभाव व्यापक स्तर पर धूल भरी आंधियाँ, ठीक है, धूल भरी आंधियाँ, आंधियाँ चलेंगी धूल भरी, क्योंकि डस्ट ही डस्ट रहेगा। जब पेड़ पौधे बचेंगे नहीं, डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ेगा, पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो धूल भरी आंधियाँ आएंगी। ऐसी ही धूल भरी आंधियाँ अभी ध्रुवीय क्षेत्रों तक में भी, जो ठंडे स्थान थे, है ना, जैसे भारत के भी जो हिमाचल प्रदेश वगैरह के जो स्टेट हैं, वहाँ पर भी इनफैक्ट ये धूल भरी आंधियाँ देखी गई। ये डिफॉरेस्टेशन का ही और डिजर्टिफिकेशन का ही प्रभाव है, ठीक है। तो ये धूल भरी आंधियाँ चलेंगी। इसके साथ ही साथ आपका प्रभाव तो बहुत सारा है, ठीक है, नोट्स में आपको मेंशन रहेगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसका इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। बहुत ही खतरनाक खाद्य संबंधी समस्याएं, इसका बहुत खतरनाक इफेक्ट है। पेड़ पौधों पर धूल भरी आंधियाँ, लैंड डिग्रेड होगा इससे, ठीक है, मरुस्थलीकरण से क्या होगा, भूमि बर्बाद होगी। लास्ट में इस पर मानव पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम देख लें इसका उपाय क्या है, तो देखिए इसके उपाय क्या क्या हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार इसको रोकने के लिए उपाय नहीं कर रही है, बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर इसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर ये समस्या बनी रही ना अगर, तो दुनिया के सामने खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं का एक प्रकोप सा आ जाएगा, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो इसके रोकने के उपाय क्या हैं, वन लगाइए, वन लगाएं, ठीक है, सबसे इसका अच्छा उपाय यही है, वन लगाइए, ठीक है, फॉरेस्टेशन करिए, जिससे लैंड इरोजन नहीं होगा, मृदा खराब नहीं होगी, ठीक है, फॉरेस्टेशन, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसका उपाय क्या, विभिन्न सरकारी योजनाएं, विभिन्न सरकारी योजनाएं। देखिए सरकार, इंडिया में भी सरकार इस पर बहुत ही गंभीर है। इनफैक्ट जो है इंडिया ने इंटरनेशनल स्तर पर आगे, बहुत ही आगे लीडिंग रोल निभाया है, और एक से एक ऐसी सरकारी योजनाएं लाई हैं जिससे कि डिजर्टिफिकेशन को रोका जा सके। इसमें मैं एक दो आपको बता दूं, ठीक है, जैसे एक सॉइल हेल्थ कार्ड है, ठीक है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड। ये सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड ये है, सॉइल हेल्थ कार्ड से भी डिफॉरेस्टेशन यानी जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकने में बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है, देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, उसमें सॉइल का जो कैरेक्टर है, जिस भी खेत का टुकड़ा है उसका कैरेक्टर सारा उसमें रहता है। जैसे ये क्षारीय मृदा है या अम्लीय मृदा है, तो उसी हिसाब से किसान उसको ट्रीट करते हैं। अगर क्षारीय मृदा है तो ऐसा काम करते हैं कि वो थोड़ा सा अम्लीय हो, अगर अम्लीय है तो उसमें जिप्सम वगैरह मिला करके थोड़ा सा क्षारीय करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, भूमि बिल्कुल अच्छे स्तर में रहती है। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो और आप कुछ भी मिलाए जा रहे हैं, अगर आपका सॉइल का हेल्थ अच्छा है फिर भी आप उर्वरक मिला रहे हैं, तो उससे लैंड डिग्रेड होता है, ठीक है, भूमि पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है। तो ये सब जो है सॉइल हेल्थ कार्ड से डिफॉरेस्टेशन को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ बहुत सारी जैसे जितनी भी सिंचाई योजनाएं आ रही हैं, तो सिंचाई से क्या होगा, मरुस्थलीकरण रुकेगा ना। जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे सरकार व्यवस्था करा दे तो सिंचाई होगी, तो फिर खेती होगी, खेती होगी, वनीकरण होगा। सिंचाई नहीं रहने से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कारण है ना, तो सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया है। इसके बाद सिंचाई की जितनी योजनाएं हैं वो आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसानों को मदद करने वाली जितनी भी योजनाएं हैं वो हो सकती हैं। वनीकरण के लिए जितनी भी योजनाएं सरकार ला रही हैं वो इसमें आ सकती हैं, वो नोट्स में मेंशन है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल जो उपाय अगर आप बोलिएगा, तो एक इंटरनेशनल उपाय आप बोल सकते हैं। इसके लिए एक संस्था गठित है UNCCD, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। 1996 में इस संस्था का गठन किया गया। इसमें 193 कंट्रीज़ जो है पार्टिसिपेटेड हैं, और ये हर साल जो है 17 जून को, ठीक है, 17 जून को एक दिवस के रूप में बनाती हैं, जिसका नाम है मरुस्थलीकरण समाप्ति दिवस, ऐसे ही है, ठीक है।
डिजर्टिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, वो 17 जून को मनाया जाता है। तो इतना इम्पॉर्टेंस है इसका, ठीक है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रही है, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मे भी क्वेश्चन इससे बने आपका, ठीक है। तो इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेटेड है और 17 जून को मनाया जाता है और इसका सेशन भी होते रहता है जिसमें उपाय खोजे जाते हैं कि कैसे डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो ऊपरी तथ्य जितने भी थे आपको मैंने बता दिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इससे कि मरुस्थलीकरण का मतलब क्या है कि धीरे धीरे उपजाऊ भूमि का अनुपजाऊ भूमि में बदल जाना। अच्छा, इसमें शामिल किया जा सकता है रेगिस्तानों के विस्तार को भी, जैसे प्रति वर्ष है ना कई लाख हेक्टेयर का विस्तार हो रहा है मरुस्थलों का भी। जैसे भारत में जो मरुस्थल है आपका राजस्थान में थार मरुस्थल, उसका भी विस्तार हो रहा है हर साल। तो ये भी मरुस्थलीकरण का ही टाइप है। गोबी जो रेगिस्तान है उसके धूल उड़ करके मध्य एशिया तक जो है पहुँच रहे हैं, तो ये भी डिफॉरेस्टेशन का ही एक पहचान है। तो डिफॉरेस्टेशन कुल मिलाकर के भूमि का ह्रास, भूमि का उपजाऊपना का खात्मा होना ही कहलाता है। तो आज हमने इसको समझ लिया, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब आप क्या है कि आप कैपेबल हैं, आप पढ़ करके बहुत अच्छे से फिर उसको समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे टॉपिक्स रेगुलर आ रहे हैं, आप हमसे जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.